स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। हमारे सभी साथी हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा की। मेरे नाम के सामने उल्लेखित भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय की आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क 23-24 को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन मेघवाल जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरे साथी श्री रामदास अठावले जी के नाम के आगे अंकित जो दस्तावेज हैं आज की लोकसभा की कार्रवाई के संशोधित कार्रवाई के क्रम संख्या 4 पर अंकित है, उनको सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय जी। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 देश भर के लोगों को कुछ शुभकामनाएं आपकी तरफ से सदन की ओर अगर दिया गया तो एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों में सदन से कोई संदेश ही नहीं जा रहा। ऑनरेबल मेंबर्स, सर ऑनरेबल मेंबर्स, taking express hint from Mukul Vasnik ji and Praful Patel ji, I think I need to convey greetings on these festivals to our countrymen on my behalf, on your behalf. Honorable members, one second, please. Honorable members, our country and civilization is unique in the world, and our diversity is reflected in a rare unity. Wherever we go in the country, in any part, we'll find 3 things in common. 1, a specific festival. 2, you will find in every part of this country that there is some unspoken hero who has contributed to the freedom movement. And we'll find in every area a product that is local to that area, a skill that is peculiar to that area. Festivities in our country are evolved on a very methodical mechanism, and that is when there is time available to the rural folk, the farmer, to enjoy. I am sure the sentiment of the House is that we must convey our best wishes to our countrymen so that they joyously enjoy these festivals and generate a spirit of togetherness and working in tandem and always. विपक्षी हंगामे पर पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी दोनों का बयान आया है। सर्वदलीय बैठक का कुछ दलों ने बहिष्कार किया है। ये ठीक बात नहीं है। जब एक बैठक बुलाई गई सभी दलों की, सभी मिलकर निर्णय करेंगे तभी ये सदन चलेगा, ये बात कही गई है। अगर कुछ लोग लगातार हंगामा करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, और अगर सभी लोग ये करें कि हम काम भी करने दें, बहस भी हो, चर्चा भी हो और काम भी हो, तभी ये हो पाएगा। अडानी और राहुल गांधी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार सदन के दोनों सदनों में, संसद के
हंगामा होता रहा, आज भी दोनों सदन को स्थगित करना पड़ा। कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है और क्या हुआ अब तक, आइए हम आपको इस विस्तृत रिपोर्ट में बताते हैं। अध्यक्ष जी, ठीक 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और साथ ही शोर शराबे का सिलसिला भी शुरू हुआ। इस कोलाहल में दोनों तरफ की आवाज शुमार थी। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस हंगामे के साथ साथ खड़े थे। ज्यादा देर नहीं लगी, स्पीकर जल्द ही समझ गए कि मंगलवार और सोमवार में ज्यादा फर्क नहीं। उन्होंने दोनों तरफ के सदस्यों को समझाने की एक और कोशिश की। माननीय सदस्य, आप भी विराजिए, आप भी आसन पर जाइए। न बात बननी थी न बनी। स्पीकर ने कार्रवाई स्थगन की एक और मुनादी कर दी। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये दूसरा हफ्ता है जब हंगामे पर सदन की कार्रवाई भेंट चढ़ी है, लेकिन इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। सदन से निकलकर विपक्षी सदस्य बाहर आए और संसद भवन के ऊपरी तल से ही नारेबाजी शुरू कर दी। वी वांट जेपीसी के नारे के साथ यहाँ पे विपक्ष ने आज अलग तरीके से विरोध किया। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन विपक्षी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, कुछ इस तरह से अपना हाथ ऊपर करते हुए। यहाँ पे तमाम डीएमके से लेके लेफ्ट पार्टी, आरएसपी से लेके तमाम नेता हैं। यहाँ शिवसेना के नेता नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे मनीष तिवारी आप देखिए नजर आ जाएंगे। इस तरफ प्रमोद तिवारी और तमाम नेता है, उस तरफ आपको अधीर रंजन चौधरी नजर आ जाएंगे। कुल मिला के ये एसबीआई की जो ब्रांच है वहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट विपक्ष पार्लियामेंट में कर रहा है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर आक्रामक बनी हुई है। लंदन में जो कुछ राहुल गांधी ने कहा उस पर माफी मांगने की शर्त पर अड़ी है। और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे। उसमें कोई माने नहीं है कि होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। आज फिर जो कुछ हुआ उससे एक बार फिर यह साबित हुआ है कि संसद में शांति अभी दूर की कौड़ी है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो ये तकरार बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नहीं, अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी चलती नजर आ रही है। दरअसल आज बजट पेश करना था आम आदमी पार्टी को, लेकिन उनका यह आरोप है कि उनको बजट पेश करने से एलजी साहब ने रोक दिया। बीजेपी का यह कहना है कि उनका बजट तैयार ही नहीं था और इसलिए अनर्गल जानकारी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है। हालांकि एलजी की तरफ से यह कहा गया था कि इसमें खर्च जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम और इसी के साथ साथ विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछली बार जितना हमने विज्ञापन पर खर्च किया था उतना ही इस बार भी हम खर्च कर रहे हैं। दिल्ली के बजट को लेकर केंद्र ने दिल्ली सरकार को जानकारी दी है। इस बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली का बजट अब पेश किया जा सकेगा। आज विधानसभा में बजट पेश नहीं हो सका। दिल्ली के बजट को हालांकि गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है, दिल्ली सरकार के बजट को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले कई आरोप लगते रहे। आरोप लगा कि एलजी दखल कर रहे हैं, केंद्र सरकार दखल कर रही है, जिसकी वजह से दिल्ली को बजट नहीं मिल पाया। आज बजट पेश होना था। दिल्ली सरकार के बजट को केंद्र की मंजूरी अब मिल चुकी है। हालांकि इसमें कुछ बातें एलजी की तरफ से कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम खर्च किया जा रहा है और विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। पंकज जैन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, पहले किस वजह से बात फंसी थी और अब अगर सुलझी तो कैसे सुलझ गई? देखिए, जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े कर रही थी दिल्ली सरकार कि बजट में किसी भी तरह का रोल गृह मंत्रालय का नहीं होना चाहिए, हालांकि जो सुझाव भेजे गए, आपत्तियां भेजी गई, उसका जवाब
गृह मंत्रालय को भेजा गया केजरीवाल सरकार की तरफ से। और जो सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी मिल रही है वो यही है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को अनुमति दे दी है। तो अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार का इस पर पक्ष क्या होता है। और आपको हम बता दें कि दिल्ली विधानसभा का सदन अभी भी स्थगित है। इसकी कार्रवाई कुछ देर में शुरू होगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे बजट विवाद को लेकर 4 बजे विधानसभा में संबोधन भी करेंगे। ठीक है पंकज, रहिए जरा साथ। पीयूष गोयल इस बीच कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। सदन अधिकारियों का किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं देश बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई देशवासी इसको पसंद नहीं करेगा। पहले विपक्ष के सीनियर लीडर ने, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक वक्तव्य देके चेयरमैन के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। 9 मार्च को जिस प्रकार से जयराम रमेश जी ने चेयरमैन के ऊपर बहुत ही अनाप शनाप गैर जिम्मेदार आरोप लगाए, उसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने जिस प्रकार से कुछ दिन पहले चेयरमैन के आग्रह पे कि वो आके चेयरमैन को मिले, सदन में हाउस के अंदर ठुकरा दिया और अनाउंस कर दिया कि मैं रिफ्यूज करता हूं चेयरमैन को जाके मिलने। आज की मीटिंग का बॉयकॉट करना, ये बार बार जो चेयरमैन का अपमान करने की विपक्ष की कोशिश हो रही है, ये भी निंदनीय है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में विपक्ष आज सदन की गरिमा को ले आए। स्पीकर लोकसभा ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उन्होंने आग्रह किया कि दोनों पक्ष, सत्ता दल और विपक्ष, दोनों अपने अपनी बातों को सदन के बाहर रखें और सदन की कार्रवाई को स्मूथली चलने दें। माननीय प्रहलाद जोशी जी, संसदीय कार्य मंत्री, ने स्पीकर का सम्मान करते हुए कहा जो निर्णय, जो आग्रह स्पीकर ने किया है उसको हम सभी ने मान्य करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष डीएमके जैसे उसके लिए भी तैयार नहीं हुए और उन्होंने स्पीकर के भी आग्रह को, स्पीकर के अपील को, रिक्वेस्ट को नाकार कर दिया। मैं समझता हूं इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस, डीएमके और जो उनके सहयोगी दल हैं, वो हाउस चलाने नहीं देना चाहते। उनकी मंशा कुछ और है। कोई सरकार पे आरोप ना होने के बावजूद वो गैर जिम्मेदार वक्तव्य और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर सदन को ना चलने देने की मंशा से आए हैं। शायद एक बहुत बढ़िया बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो पेश किया, जिससे पूरे देश और विश्व में आज भारत का बोलबाला है, भारत की प्रशंसा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज पूरा विश्व सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में देख रहा है। पूरे विश्व की आशाएं, अपेक्षाएं मोदी जी के नेतृत्व पे टिकी है कि वो विश्व की समस्याओं का भी समाधान निकाल पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष उनके नेतृत्व के गुणगान जो हो रहे हैं देश में और पूरे विश्व में, जो 3 पूर्वांचल के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों की सरकारें फिर से चुन के आई हैं, इन सब परिस्थितियों। पीयूष गोयल को आपने सुना, वो विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं, सदन नहीं चलने दिया जा रहा। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली का बजट पेश होगा, मंजूरी मिल गई है, केंद्र की मंजूरी मिल गई है। आज आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, लेकिन गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद से अब दिल्ली सरकार अपना बजट पेश कर सकेगी। कई सारे पॉइंट्स पर इसे रोका गया था। गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ये कहा गया था कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब दिल्ली का बजट पेश हो सकेगा। ये बड़ी खबर। आज विधानसभा में दरअसल बजट पेश नहीं हो सका था। अब नए वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे, लेकिन संभवतः कल वो बजट को पेश करें। दिल्ली का बजट लेकिन अब पेश हो सकेगा क्योंकि केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिल गई है।
इस वक्त बड़ी खबर ये कि जयपुर में जो निजी अस्पताल के डायरेक्टर हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। डॉक्टरों का प्रदर्शन है। जयपुर में दूसरे दिन भी ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि जो मुफ्त की बात हो रही है, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात हो रही है, वो दरअसल ठीक नहीं है। जयपुर में आज फिर स्वास्थ्य अधिकार विधेयक के खिलाफ निजी अस्पताल के प्रबंधक हैं, डॉक्टर हैं, जो सड़कों पर उतरे हैं। ये लोग विधेयक का विरोध कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों की दलील है कि सरकारी योजनाओं और इमरजेंसी के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा देना व्यवहारिक नहीं है। ये दलील देते हुए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि इनको रोकने के लिए भी देखिए किस तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ी। राइट टू हेल्थ को लेकर दूसरे दिन भी डॉक्टरों का ये प्रदर्शन है। सड़कों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। जयपुर में आज ये दूसरा दिन प्रदर्शन का बैरिकेड करके इन्हें रोकने की कोशिश की गई। लाठी भी चलाते हुए पुलिस के अधिकारी, ये जो जवान है वो नजर आ रहे होंगे आपको। तो भारी तादाद में आप यहाँ पर डॉक्टरों को देख रहे हैं। निजी अस्पतालों के ये डॉक्टर, प्रबंधक, निदेशक यहाँ पर मौजूद हैं। इस बात को लेकर ये विरोध कर रहे हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है। सरकारी योजनाओं को कहकर अगर आप मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं तो ये व्यवहारिक नहीं है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर ये निजी अस्पताल के डॉक्टर। अब एक खबर सूरत की, जहां पर एक पावर स्टेशन को ध्वस्त किया गया है। ये खबर सूरत से, जहां पर एक पावर स्टेशन जिसको ध्वस्त किया गया। गुजरात के बिजली विभाग का दरअसल ये टावर था। कूलिंग टावर को गिराने से पहले सख्त सुरक्षा वहां पर की गई थी। 2017 में मिल चुकी थी गिराने की इसको मंजूरी, जिसके बाद आज इसे अंजाम दिया गया। 85 मीटर ऊंचा था ये टावर। कैलाश मेटल कॉर्पोरेशन को इसका ठेका मिला था। पलक झपकते ही कैसे जमींदोज हो गया ये टावर। तस्वीरों में देखिए 85 मीटर ऊंचा था टावर। पंजाब पुलिस बहुत प्रयास कर रही है कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर ले। उसको गिरफ्तार तो नहीं कर पाए, लेकिन जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। कहा कि ये तो आपके खुफिया तंत्र की नाकामी है। 80,000 पुलिस वाले आखिर कर क्या रहे हैं? कहां फरार हो गया अमृतपाल? पंजाब में है या दूसरे राज्य में? देश में है या विदेश भाग गया? कहां छिपा है देश का दुश्मन? खुद को शेर बताने वाला, समर्थकों की नजरों में हीरो कहा जाने वाला और खालिस्तान की पैरोकारी करने वाला अमृतपाल सिंह गीदड़ की तरह छिप गया है। पंजाब पुलिस से लेकर देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में दिन रात एक कर रही हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। इस बीच राज्य सरकार ने चेतावनी दे दी है कि पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे। तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पंजाब सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन पंजाब हाईकोर्ट सरकार की कार्रवाई और अमृतपाल की फरारी पर नाराज है। सुनवाई के दौरान पंजाब हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जब ऑपरेशन तैयारी के साथ किया गया तो अमृतपाल फरार कैसे हुआ। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सिर्फ अमृतपाल को छोड़कर बाकी सारे कैसे गिरफ्तार हो गए। क्या यह खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है और इस कहानी पर भरोसा कैसे किया जाए। अदालत ने पूछा कि अमृतपाल को गिरफ्तार करने में जुटे 8,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे। तो उन्होंने माननीय जज साहब ने भी बोला है भी जो इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतने ज्यादा पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। भी भाई अमृतपाल सिंह के जो बाकी साथी सारे हैं, एडवोकेट जनरल साहब ने भी कहा भी बाकी जो साथी सारे हैं वो गिरफ्तार हो जाएं और भाई अमृतपाल सिंह ना हो। जज साहब ने कहा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इस पे एक और बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है
और बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है एडवोकेट जनरल, और एक बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है एडवोकेट जनरल साहब ने यह भी कहा है भी इसमें कोई भी फायरिंग नहीं की गई, सभी को बिना किसी फायरिंग किए गए उन्होंने पकड़ लिया गया है। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों पर कार्रवाई शुरू हुई तो सुरक्षा एजेंसियों के सामने ढेरों चुनौतियां भी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी कानून व्यवस्था बहाल रखने की। जालंधर समेत पंजाब के कई जिलों में सुरक्षा पुख्ता की गई है और जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और उसके साथियों के ऊपर लगातार दबिश बनाई जा रही है। 72 घंटे बाद भी अमृतपाल फरार है, लेकिन उसके 7 साथी हैं जिनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगाया गया है। काफी अरसे के लिए वो डिब्रूगढ़ असम में बंद रहेंगे, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि अमृतपाल जब भी मिलेगा उसके ऊपर भी NSA लगाया जाएगा। अमृतपाल की फरारी को लेकर हो रही किरकिरी के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि देश के खिलाफ किसी भी ताकत को पंजाब में कामयाब नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है, और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं। अमृतपाल सिंह पर NSA लगाया गया है। कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन 3 दिनों से पूरे देश की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर अमृतपाल गया कहां। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। तो प्रश्न ये उठता है शुभंकर कि वो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? एक दो नहीं, ये प्रश्न जो है ये 80,000 चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उठाया है कि बड़ी नाकामी है ये वहां के सिस्टम की, और 80,000 पुलिसकर्मी करके रहते हुए। देखिए वही ग्राफिक्स जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया तंत्र की नाकामी बता रहे हैं ना, सब गिरफ्तार हो गए तो अमृतपाल कैसे भाग गया? संपूर्ण नाकामी खुफिया तंत्र की। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि कहा गया था कि ताकत बरतने में संयम दिखाया जाए। साथ ही ये भी कहा गया था जब पुलिस वालों से हमने बात की कि किसी प्रकार के हथियार के इस्तेमाल की मनाही थी। हालांकि फुल प्लानिंग थी, और अब सवाल जो हैं वो कोर्ट की तरफ से उठा दिए गए हैं अमृतपाल ना पकड़े जाने को लेकर कि 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, और ये संपूर्ण खुफिया तंत्र की नाकामी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ये कह रहा है और सरकार ये कह रही है कि हम संयम बरत रहे थे, और भगवंत मान ने भी इसके बाद कहा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अमृतपाल है कहां पर। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।